कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे ने सियासत में गर्मी ला दी है। इसी बहाने दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा के नेता बता रहे हैं कि उन्होंने बस्तर के लिए क्या किया। खास बात यह है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मौजूदा मुखिया भूपेश बघेल आमने सामने हैं। बस्तर की बात हो रही है तो यहां अब भी नक्सलवाद ही चर्चा के केंद्र में है। देखिए इस रिपोर्ट में। अपने बस्तर प्रवास के दौरान पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बस्तर का विकास ठप होने का आरोप लगाया, साथ ही प्रयास विद्यालय की स्थापना की याद दिलाई। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में नक्सलवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि दावा नक्सलियों से मुक्त कराने का किया जा रहा है। सरकार सारे विकास काम ठप कर दिए। डेवलपमेंट के सारे काम, सड़क, पुलिया, पुल, स्कूल, अस्पताल। बस्तर में हम लोगों ने एजुकेशन हब की कल्पना की थी, प्रयास के माध्यम से प्रयास किया था। बच्चों को हायर एजुकेशन में जाने के लिए रास्ते खोले थे। यहाँ के मेडिकल कॉलेज, यहाँ के हॉस्पिटल की व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया था। ये सारी व्यवस्था चरमरा गई है। अब यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। बस्तर में नक्सलियों का आतंक फिर बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हो गई। रोज कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है और भूपेश जी बोलते हैं नक्सल से हम मुक्त होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रमन शासनकाल में बस्तर में कोई सैलानी नहीं जाता था। आदिवासी, युवा, व्यापारी सब दहशत में थे। भोले भाले आदिवासियों को जेल में ठूस दिया गया था, लेकिन 4.5 साल में बहुत कुछ बदल गया है। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं रमन सिंह जी, क्योंकि वो बस्तर में रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई सैलानी नहीं जाता था। बाहर की बात तो छोड़ दी, छत्तीसगढ़ के लोग जाने से डरते थे। वहाँ के आदिवासी दहशत में थे, व्यापारी डरे हुए थे, नौजवान डरे हुए थे। ये पहचान बना के उन्होंने रखा था। भोले भाले आदिवासियों को जेल में ठूसने का काम उसकी सरकार ने किया, फर्जी एनकाउंटर किया। ये पहचान वहां की बनी थी। आए दिन आईडी ब्लास्ट के आवाजें पूरे देश में सुनाई पड़ती थी। ये पहचान रमन सिंह बना के रखे थे। हमने इन 4-4.5 सालों में वहां आदिवासियों के, परंपरागत निवासियों के, लोगों के जो जल जंगल जमीन है उसका अधिकार हमने दिया। छत्तीसगढ़ में 6 महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले बस्तर को लेकर छिड़ी इस बहस के खास मायने हैं। कहते हैं कि सत्ता का रास्ता बस्तर से ही होकर जाता है। बस्तर की 12 में से 12 सीटें जीतकर कांग्रेस सत्ता तक पहुंची है। अब भाजपा भी यही अपना रास्ता तलाश रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बस्तर की जनता किसे रास्ता देती है और किसे चलता करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के नेता बस्तर की दौड़ लगा रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बस्तर की 12 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर भाजपा को हैरत में डाल दिया था। इसके बाद से ही बस्तर की इन सीटों पर कांग्रेस मजबूती से बनी हुई है। वहीं भाजपा की निगाहें वापसी पर टिकी हुई हैं। इसी कड़ी में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने 2 दिवसीय जगदलपुर दौरा किया है। डॉक्टर रमन सिंह ने INH से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। विधानसभा चुनाव में जीत निश्चित है। ईडी छापे में उन्होंने कहा कि ईडी एकाएक छापा नहीं मारती। ईडी एक ईमानदार संस्था है और उस पर भरोसा करना चाहिए। 2 दिवसीय दौरे में पहुंचे रमन सिंह के बस्तर में। आज दूसरा दिन है जहां वॉल पेंटिंग के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता से मीटिंग किए। सर, कार्यकर्ता के में जोश भरा, क्या कहेंगे? उत्साह है, उमंग है, कार्यकर्ताओं में पूरी ताकत के साथ जुड़ रहे हैं। अब ये लगातार अभियान चलता रहेगा। कार्यकर्ताओं के बीच जाते रहेंगे और नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं से संपर्क बना के आज गांव चलो, घर घर चलो अभियान भी चालू है। अंतिम सवाल है कि कांग्रेस ने आपको बहुत आरोप लगाया कि जो ईडी का टीम है आपने बुला रहे हैं, सबके घर में छापा मारवा रहे हैं। ईडी तब आती है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अनियमितता पाता है। ईडी ऐसे नहीं आती डायरेक्ट। आईटी डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे के बाद जब प्रमाण मिल जाता है
तो उसके आगे की कार्रवाई ईडी करता है। इसलिए यदि ईमानदार सरकार है तो डरने की जरूरत नहीं। मिशन 2023 में जीत के लिए क्या कहेंगे? बहुमत से जीतेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर रमन सिंह जी, जो 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पहुंचे। कार्यकर्ता में जोश भरा, ऐसे नहीं पूरा संभाग में जितने भी कार्यकर्ता है उनसे अलग से 1-to-1 किया है ताकि मिशन 2023 में किस तरह जीत हासिल की है इसकी रणनीति तय की है। कैमरामैन संजू के साथ जीवनानंद हालदार, INS न्यूज, जगदलपुर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं और वे अपनी बात भी सार्वजनिक मंचों पर खुले मन से रखते हैं। शनिवार को गरियाबंद जिले में मंत्री सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री बनने को लेकर मंत्री सिंहदेव ने कहा कि मौका मिलेगा तो जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूंगा, लेकिन घर के बड़े जो फैसला सुनाएं वो हम मानते हैं। आगामी चुनाव में घोषणा पत्र के लिए अभी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, एक राज्य स्तर का जनप्रतिनिधि हूँ। ये हमारी हैसियत नहीं होती है कि हम डिक्लेयर करें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता है। तो हाईकमान का हमको सम्मान करना पड़ता है। ये हमारे घर के जो बड़े होते हैं उन लोग तय करते हैं कौन होता है और वो घोषणा करते हैं। मैं कौन हूँ कि मैं बोल दूँ कि ये चेहरा होंगे? इसलिए हम लोग से आप जब पूछते हैं तो संभावना की बात करनी पड़ती है। हर व्यक्ति तैयार रहता है, हर व्यक्ति जिनके मन में ये बातें रहती हैं, हर व्यक्ति तैयार रहता है, लेकिन घर के बड़े ने जो फैसला सुनाया फिर हम उसको मानते। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि केवल राष्ट्रीय राजमार्ग के 5 किलोमीटर इधर और उधर थी सरकार। भाजपा के 15 साल के शासन में बस्तर नक्सलियों के कब्जे में रहा, उसको हमने मुक्त कराया। करीब 500-600 गांवों को हमने नक्सलियों से मुक्त कराया। केदार कश्यप पर निशाना साधते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब मंत्री थे तो सड़क मार्ग से कभी नहीं जाते थे, वे हेलीकॉप्टर से जाते थे। आज बस्तर के हर क्षेत्र में आप सड़क मार्ग से जा सकते हैं। केदार कश्यप कोंडागांव जिले से भी आते हैं, जिसे भारत सरकार ने नक्सल मुक्त घोषित किया है। वो धर्मांतरण की बात करते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय जनता पार्टी शासन सबसे ज्यादा चर्च भारतीय जनता पार्टी शासन काल में बने हैं। केदार कश्यप जी जब मंत्री थे तो कभी सड़क मार्ग से नहीं जाते थे, डर बना रहता था। हेलीकॉप्टर से हवा उड़ते हुए आते जाते थे। आज बस्तर के किसी कोने में आप सड़क मार्ग में जा सकते थे। उसके समय में केवल राष्ट्रीय राजमार्ग के 5 किलोमीटर इधर और उधर सरकार थी। 15 साल तक के नक्सलियों के कब्जे में रहा, उसको मुक्त हमने कराया। 500-600 गांव हमने नक्सलियों से मुक्त कराया। रमन सिंह को कुछ समझ आता नहीं है, वो कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। वो अपनी चिंता करे, अपनी पार्टी की चिंता करे और आदिवासियों की जो दुर्गति, आदिवासी नेताओं की दुर्गति जो रमन सिंह ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब अकेले रेणुका सिंह बच गई हैं। बचत राम विचार नेताम, नंद कुमार साय, ननकी राम कंवर, विष्णु देसाई, वो सबको पीछे धकेलने का काम रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी। बेमेतरा के बीरनपुर गांव में हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने या भड़काऊ बयान देने वाले भाजपा के 8 नेताओं को नोटिस जारी कर दिया गया है और 17 अप्रैल तक जवाब भी मांगा गया है। कुछ वक्त पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को से शिकायत की थी। बता दें कि शिकायत पत्र में कांग्रेस सरकार ने कहा था कि बीरनपुर गांव की घटना के बाद से भाजपा के कुछ नेता धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। भाजपा के ट्विटर हैंडल से प्रदेश में लगातार लोगों को भड़काने वाले पोस्ट किए जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता, मंडल अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा के योगी साहू, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष कमल शर्मा, छत्तीसगढ़ प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन और प्रदेश आईटी सेल प्रभारी सुनील एस पिल्लई को नोटिस जारी हुआ है। भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस से घबराने वाली नहीं है भाजपा, ऐसा उन्होंने कहा है और कहा कि हम इसका जवाब देंगे और हाहाकार भी नहीं मचाएंगे। मामले पर मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया है। मामले में रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से बात की हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। देखिए,
सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। कांग्रेस की सरकार है, पुलिस भी कांग्रेस की है। कांग्रेसियों ने ही रिपोर्ट की है हेट स्पीच के लिए और निश्चित रूप से प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर दबाव है, उन्होंने नोटिस भेजा है। भाजपा इससे घबराने वाली नहीं है। हम इसका जवाब देंगे और हाहाकार भी नहीं मचाएंगे कि नोटिस दे दिया, नोटिस दे दिया। अरे जनता जान रही है कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में चलती है। शांति का जो संदेश है छत्तीसगढ़ से पूरे हिंदुस्तान को जाता है। ऐसे में अगर कुछ लोग उसमें शांति को भंग करने का कोशिश करें, कोई भी चीज को अनावश्यक रूप से तूल देने का कोशिश करें, घटना दुखद है। घटना का हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन उसके बाद का क्या, प्रशासन कार्रवाई किया। ये स्थिति तब होती है जब प्रशासन कोई कार्रवाई न करे। ऐसे में जो लोग भी शांति भंग करने की कोशिश करें, लोगों को भड़काने का काम करें, दंगा जैसा स्थिति लाने का कोशिश करें, वो किसी भी समाज के लिए उचित नहीं है। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में रोज 10,000 मामले दर्ज हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। राज्य में 7 दिनों में 1,259 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। शुक्रवार को 1,517 सैंपलों की जांच में 209 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के संदेह पर ही दे एंटीबायोटिक्स। कोविड से जुड़े सारे प्रोटोकॉल का पालन करें। कोरोना की जगह मौसमी बुखार भी हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ, तेज बुखार हो तो चिकित्सकीय राय लें। 5 दिन से ज्यादा की गहरी खांसी पर तुरंत डॉक्टरी राय लें। जिन्हें गंभीर बीमारी है, विलक्षण देख डॉक्टर को दिखाएं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित रोज मिल रहे हैं, जिसके चलते यहां अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1395 हो गई है। वैसे तो राज्य में सिर्फ सुकमा जिले को छोड़कर शेष सभी जिलों में कोरोना के मरीज मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित 5 जिले ही हैं। किस जिले में है कोरोना के सबसे अधिक केस? रायपुर 221, राजनांदगांव 126, बिलासपुर 104, दुर्ग 97, धमतरी 71। राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष मिश्रा का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां बरतनी जरूरी है। उन्होंने भीड़-भाड़ और कम हवादार वाले स्थानों में मास्क लगाने की सलाह दी है। अभी पूरे राज्य में कोरोना के केसेस में वृद्धि दिख रही है, इसलिए हमें अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, खास करके उन लोगों को जिनको हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड की बीमारी है, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी की बीमारी है, जो छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, इन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। सामान्य रूप में ये होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, तो ऐसे डरने की बात नहीं है, किंतु सावधान रहने में ही हमारी भलाई है। उसके लिए कोविड अनुरूप व्यवहार हमको करना चाहिए। मास्क लगाना, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना, दूरी बना के रखना, हाथ नहीं मिलाना, ये इसमें शामिल है। देश और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले भले ही अब की बार ज्यादा घातक नहीं है। ज्यादातर मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करने की भी नौबत नहीं आ रही है। ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 दिनों में मरीज ठीक भी हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे बचने की जरूरत है ताकि उन लोगों तक संक्रमण न पहुंचे जिनके लिए अभी कोरोना घातक है। रायपुर से INS 24/7 के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर की जीवन रेखा अरपा नदी का जलस्तर घटने के साथ ही उस पर जलकुंभी का फैलाव तेजी से हो रहा है। बावजूद इसके अरपा को बचाने की बजाय नगर निगम उसे मारने पर तुला हुआ है। नदी में ताजा खतरा जलकुंभी का है। छठघाट से लेकर गुरु नानक देव दयाल बंद पुल तक नदी जलकुंभी से पट चुकी है। अरपा नदी का पानी जलकुंभी की वजह से हरे मैदान की तरह दिखाई देता है। जलकुंभी जल और जल स्तर दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। साल 2019 में तत्कालीन कलेक्टर की पहल पर प्रशासन और फिर जन सहयोग से छठघाट से जलकुंभी निकाली गई। इसके बाद अभियान ठप हो गया। देवरी खुर्द में अरपा में बने एनीकट में सालों से पानी जमाव होने के कारण भूमिगत पानी दूषित हो गया है,
देवरी खुर्द से लेकर दयालबंद क्षेत्र में घरों में भी दूषित पानी पहुंच रहा है और इसी वजह से क्षेत्र के लोग डायरिया की चपेट में भी आ जाते हैं। सिम्स व जिला अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार देवरी खुर्द और उसके आसपास के क्षेत्र से हर साल 300 से ज्यादा डायरिया मरीज मिलते हैं। अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का कहना है कि अरपा के पानी को शुद्ध रखने के लिए नाला नाली का पानी रोकने के साथ ही जलकुंभी हटाने के लिए जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। निश्चित तौर पे न सिर्फ अरपा नदी में परंतु समस्त बिलासपुर में जितने भी तालाब हैं उनके साफ सफाई के लिए, उनमें से जलकुंभी और वेस्ट मटेरियल को हटाने के लिए वीड हार्वेस्टर मशीन की जो सेवाएं हैं उनके लिए टेंडर नगर निगम के द्वारा कर दिया गया है। वर्तमान में निविदा प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही मुझे उम्मीद है कि रेंटल बेसिस पे जो है सभी सफाई के लिए एक एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और इन सभी तालाबों की जो हमारी जितनी वाटर बॉडीज हैं, नदी है, उसकी सफाई जो है निरंतर तौर पर की जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आगामी सीजन में इस प्रकार की कोई हमारे देश में कई ऐसे रहस्य और आश्चर्य को धार्मिकता की दृष्टि से धर्म के नाम पर आज भी कई ऐसी विधाओं का पालन किया जाता है जो अपने आप में अनूठी परंपरा है। बस्तर में नफरतों के बम धमाकों की आवाज के बीच पूरे चैत्र माह में बम बम भोले के जयकारे भी गूंजते हैं। परलकोट क्षेत्र में बंग समुदाय पूरे चैत्र माह के दौरान महादेव की भक्ति में डूबे होते हैं। चैत्र माह शुरू होते ही शिव भक्त चैत्र माह में भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर पूरे एक माह तक साधु सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं। इस दौरान भक्त गेरुआ वस्त्र धारण कर नंगे पैर ही घूमते हैं और पूरे दिन में केवल एक ही बार अन्न ग्रहण करते हैं। नील पूजा पर्व के दौरान सन्यासी भक्त कांटों से भरे खजूर के पेड़ पर नंगे पैर चढ़ते हैं और पेड़ के शीर्ष पर नृत्य करते हैं। इस दौरान नाचते भक्त के पैर में खजूर के कांटे नहीं चुभते हैं। वहीं पेड़ पर नृत्य करते हुए खजूर को तोड़कर नीचे खड़े भक्तों की ओर फेंका जाता है, जिसे भक्त प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। परलकोट के नील पूजा पर्व को लेकर लक्ष्मण विश्वास से खास बातचीत की हमारे पंखाजूर संवाददाता राजेश हल्दर ने। समुदाय के द्वारा पूरे महीने शिव जी की पूजा की जाती है और इस शिव जी की पूजा में पूरा बंग समुदाय के जो लोग हैं वो पूरा चैत्र महीना जो है वो संन्यास का जीवन जीते हैं और इस प्रकार से जो है वो शिव के प्रति, शिव भगवान के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं। बेहद कठोर होता है ये पूरा एक महीना और इस एक महीने में यहाँ लोग सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं। इस दौरान वो किस प्रकार से इस पूजा के लिए तैयारी करते हैं और क्या क्या इस पूजा में खास होता है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। आप बताएंगे इस पूजा में क्या खास महत्व होता है? जी हाँ, मैं बता रहा हूँ। जैसे चौथ महीना चालू होता है तो ये जो सन्यासी लोग होते हैं ये अपना घर द्वार त्याग करके ये जो मंदिर है शिव मंदिर यहीं पर रहता है और खाली पैर में कोई ना चप्पल ना जूता और इनका वेशभूषा सब अलग और दिन भर भूखा रहते। 12 बजे के बाद थोड़ा सा पानी ले लेते और शाम को जैसे हम लोग का माता पिताजी मर जाने से अभिषेक बनाता हूँ कि एक ही टाइम खाना, तो वो केवल उबालते हुए चावल ही खाएंगे, बाकी न तेल न प्याज न लहसुन 1 महीना तक। तो ऐसी और यहाँ पर ऐसे हम लोग देखे आज से नहीं बहुत दिन से कि ऐसे बीमारी वाले शुगर का था, हार्ट अटैक का था, बहुत शिव भगवान की यहाँ पर जल अभिषेक होगा और इसी प्रकार से यहाँ के लोग जो है वो भगवान के प्रति पूरे चैत्र महीना अपना आस्था, अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति यहाँ पर दर्शाते हैं और सन्यासी का जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। कैमरा पर्सन धीरज बैरागी के साथ राजेश हल्दर, INH न्यूज़। मनेंद्रगढ़ में आदिवासी युवतियों से शादी कर जमीन खरीद बिक्री का खेल चल रहा है। वहीं इस मामले में सीईओ ने सरपंच सचिवों से जानकारी मांगी। एसडीएम के निर्देश पर सीईओ ने 3 दिन में रिपोर्ट मंगवाई है। जनपद सीईओ ने नोटिस भी जारी किया है।
रायगढ़ जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। अब तक अवैध प्लॉटिंग के 9 मामले सामने आ चुके हैं। 2 बिल्डरों को एसडीएम कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। शहर के अतरमुड़ा इलाके में 5 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की गई है। मेडिकल कॉलेज के सामने ग्रीन पार्क से लगी हुई प्राइम लोकेशन की जमीन, विजयपुर, सांगीत राई, बेनीकुंज मां विहार के आसपास भी प्रशासन को अवैध प्लॉटिंग मिली है। बता दें कि प्लांटिंग करने वाले बिल्डरों ने ना तो रेरा से पंजीयन कराया है और ना ही कॉलोनाइजर एक्ट के तहत एनओसी ली है। अभी वर्तमान में 2 क्षेत्रों में शिकायत प्राप्त होने पे आपका मेडिकल कॉलेज के सामने जो क्षेत्र है बड़े अतरमुड़ा वाला, वहां पर और गोपालपुर में नोटिस जारी करके दस्तावेज आहूत किए गए हैं कि आकर के बताएं कि किस आधार पे क्रय विक्रय आदि हुआ। बलरामपुर रामानुजगंज जिलेवासी इन दिनों भीषण गर्मी से परेशान हैं। गर्मी का प्रकोप पिछले 2 दिनों में इतना बढ़ा है कि लोग घरों में दुबके हुए नजर आ रहे हैं। जिले में दोपहर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक आंका गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जहां जिले में शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है, तो कई स्कूलों में अभिभावक खुद अपने बच्चों को गर्मी की वजह से स्कूल नहीं भेज रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तापमान इस बार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मैं गांव से आती हूँ, दलदुआ गांव से, वहाँ से आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है गर्मी की वजह से। 2-4 दिनों से गर्मी बढ़ा हुआ है और लग रहा है कि इस बार भीषण गर्मी पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं सत्तू वगैरह ले रहा हूँ ये ठंडक के लिए। सत्तू लस्सी है, दही लस्सी है, आम पाना बिक रहा है अभी? बिक रहा है। क्यों ज़्यादा बिक रहा है अभी? बड़ा गर्मी बढ़ गई है। बलरामपुर की तपती गर्मी से जनता परेशान है। 2-3 दिनों में जिस तरह से बलरामपुर में तापमान में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, इससे आम जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। अभी स्थितियां ये हैं कि 35 से 40 डिग्री तक अधिकतम तापमान जिले में हो चुका है और जनता त्रस्त है, क्योंकि अभी गर्मी के महीने का अभी शुरुआती महीना है। ऐसे में लोग ये कयास लगा रहे हैं कि इस बार जिस तरह की गर्मी पड़ेगी उससे उन्हें काफ़ी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। घनश्याम सोनी, INX 24/7 बलरामपुर।